बच्चों आज हम लोग कंडक्शन ऑफ चार्ज और कंडक्शन ऑफ हीट को कनेक्ट करना सीखेंगे। ये हमारी 11th में एक यूनिट होती है उससे रिलेटेड है और ये 12th में नॉर्मली चलता है उसकी यूनिट है। तो कंडक्शन ऑफ चार्ज जो है एक्चुअली में वो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है और कंडक्शन ऑफ हीट हीट ट्रांसफ़र और जो थर्मोडायनेमिक्स वाली यूनिट होती है उससे जुड़ा हुआ है। तो इनको इंटर रिलेट कैसे करते हैं, इसको करने का तरीका बड़ा सरल है, सिंपल रूप से इसको समझते हैं। सपोज कीजिए कि ये कंडक्टिंग वायर है और सेम चीज़ यहाँ भी समझ लीजिए। तो जब किसी कंडक्टिंग वायर में कोई चार्ज फ्लो करता है तो चार्ज कब फ्लो करता है, जब इसके दोनों एंड डिफरेंट पोटेंशियल पर होते हैं। और सेम इसी तरह की चीज़ कहाँ होती है, हीट में होती है। कंडक्शन में हीट कब फ्लो करती है, जब ये दोनों एंड इस कंडक्टिंग वायर के डिफरेंट टेम्परेचर पर होते हैं। तो इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि हीट चार्ज कब फ्लो करेगा किसी कंडक्टर में, जब एक पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट करेगा। हीट कब फ्लो करेगी, जब एक टेम्परेचर डिफरेंस एग्जिस्ट करेगा। पहला जो रिलेशनशिप है वो है कि डेल्टा वी कनेक्ट होता है डेल्टा थीटा के साथ। इसी में अब अगर नेक्स्ट थिंग देखें तो ये तो फर्स्ट कनेक्शन हो गया। सेकंड कनेक्शन में आता है, यहाँ पर चार्ज को हम नॉर्मली क्यू से डिनोट करते हैं, यहाँ चार्ज की इक्विवेलेंट क्या होगी, हीट होगी, कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं। अब चार्ज जिस रेट में फ्लो करता है, क्योंकि चार्ज की फ्लोइंग इस पे डिपेंड है, सिमिलरली हीट की फ्लोइंग डेल्टा थीटा पे डिपेंड है। तो चार्ज का जो रेट ऑफ फ्लो होता है, माने कि जिस टाइम इंटरवल में चार्ज फ्लो करा तो Q/T कहते हैं। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को डिनोट किया जाता है I से। आप इसको Q/T भी कह सकते हैं या dQ/dt भी कह सकते हैं। सिमिलर थिंग यहाँ होती है, जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट है dQ/dt भी कह सकते हैं या सिंपल Q/T भी लिखा हमने। तो ये डिनोट होती है H से। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज इक्वल टू करेंट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट इज इक्वल टू H से डिनोट किया जाता है इसे। तो मीनिंग Q कनेक्टेड है Q से, डेल्टा V कनेक्टेड है थीटा से और I का रिलेशनशिप्स हो गया H के साथ। ठीक हो गया। इसी तरह से यहाँ पर एक टर्म आता है R, इसको हम नॉर्मली कहते हैं V/I या पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट करके डिनोट किया जाता है ओम्स लॉ के थ्रू। ये इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस कहलाता है। तो सिमिलरली यहाँ पर भी एक हो जाएगा थर्मल रेजिस्टेंस। अब V के इक्विवेलेंट कौन है यहाँ पर, थीटा, और I के इक्विवेलेंट कौन है, H। तो हमने इसको जोड़ लिया। अब अगर इनके फॉर्मूले को हम बनाना सीखें तो उनको इसके बाद डिस्कस करते हैं। तो उसमें फर्स्ट थिंग हम लेके चलते हैं, जैसे कंडक्शन ऑफ हीट के लिए, क्योंकि कंडक्शन ऑफ चार्ज हम 9th-10th में भी पढ़ लेते हैं, 11th-12th में भी होता ही है। तो उससे हम इसको कनेक्ट कैसे कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास ये कंडक्टर है कोई, सपोज कीजिए। तो इस कंडक्टर में जैसे हमें पता है जब हम हीट फ्लो करते हैं, सपोज ये θ1 θ2, और हम ये मान लेते हैं कि इनके बीच का जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो dθ हो गया। तो इसके लिए जो फॉर्मूला आता है, इसके कोफिशिएंट K होता है, कंडक्शन कोफिशिएंट ऑफ कंडक्शन K होता है। तो ये जो फॉर्मूला आता है Q के लिए वो आता है Q इक्वल टू K A, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, K A θ2 माइनस θ1 या इसको dθ कह लेते हैं, इंटू माना सपोज T टाइम के लिए फ्लो हुआ तो T आ गया, और इसकी लेंथ लेट अगर हम L मान लें तो ये होता है L होता है। ठीक है। तो यहाँ मैंने क्या कहा था, जो इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर होता है उसमें Q ये कनेक्ट होता है। अब हम यहाँ पे निकालते थे I इज इक्वल टू कितना चार्ज फ्लो हो रहा है Q/T करके निकालते थे, क्योंकि इसमें कई तरीके होते थे। हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो तो Q/T इस तरह से भी बन जाता था। अब अगर यहाँ पर हम निकालें अगला फार्मूला H के लिए, तो H इज इक्वल टू क्या है, Q/T। तो ये फार्मूला बन जाएगा KA dθ अपॉन L इंटू T/T। अपॉन T से T कैंसिल, तो H आ गया KA dθ डिवाइडेड बाई L हो गया। ठीक है, ये इक्वल हो गया I के। फिर यहाँ पर आता है इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, जो कि आप पढ़ते आते थे सिंपल, I इक्वल टू V/I करके। अब हम एक थर्मल रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो आप समझिए
फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं। वी के इक्विवेलेंट यहाँ कौन है, डी थीटा, इसको डी वी भी कह सकते हैं, और रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज या जिसको हम कह देंगे यहाँ पर एच कह देंगे, एच से डिवाइड कर देंगे। ठीक हो गया। तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, डी थीटा डिवाइडेड बाय के डी थीटा, और एल ऊपर आ गया, तो ये बन गया आर एच इज इक्वल टू एल बाई के। तो सामान्यतः हम इसको कनेक्टेड करते हुए नहीं पढ़ते हैं, अगर हम इसको कनेक्टेड करते हुए पढ़ें तो देखिए कितने सिंपल इसके फॉर्मूले निकलते जा रहे हैं। अगर हम इसको इलेक्ट्रिसिटी से जोड़ के पढ़ें, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर हम पहले पढ़ चुके होते हैं। तो बच्चों इस कंसेप्ट का यूज करके हम लोग ऐसे कई सारे स्लैब को सीरीज और पैरेलल में लेके भी बना सकते हैं। आइए हम उस चीज़ को करना सीखते हैं। तो जब हम इसको सीरीज या पैरेलल में लेंगे तो उसके लिए हम ऐसा करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से जोड़ते हुए चलते हैं। हमारे पास जैसे ये रेजिस्टेंस होते थे, ठीक है ना, तो करंट आती थी, तो अगर एक करंट सब में फ्लो हो जाए तो वो सीरीज में कहलाते थे, पैरेलल में करंट डिवाइड होती थी। उसी तरह की कंसेप्ट हम यहाँ लगाते हैं। सपोज कीजिए एक स्लैब आपके पास ये है, लेट इसकी लेंथ है L1, क्रॉस सेक्शन एरिया A1, इस टाइप से हम लेके चल सकते हैं। अच्छा, अब सीरीज में जब ये जुड़े होंगे तो एक स्लैब इनके क्रॉस सेक्शन एरिया हमने सेम मानने पड़ेंगे, ठीक है नहीं तो पार्ट अलग अलग हो जाएगा। इस तरह से आपके पास माना अगर सिंपल एक ही एरिया वाले अगर हम कई सारे स्लैब को ऐसे जोड़ लें तो इसमें क्या होगा, अब जब आप इसको हीट फ्लो करेंगे तो हीट कब फ्लो होगी, जब ये पॉइंट और इस पॉइंट का टेम्परेचर डिफर होगा। तो जब ये हीट फ्लो होगी तो H सीरीज में क्या हो जाएगा, देखिए सेम हो जाएगा। अब इसमें अंतर क्या होगा, जैसे यहाँ होता था इस पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आपका डिफरेंट होता था, मान लिया सपोज V1 हो गया, इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस अलग और इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस अलग होता था। सीरीज में क्या होता था, जब करंट फ्लो होती तो करंट तो सेम होती, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता। सेम प्रोसेस यहाँ, जब ये सीरीज में कनेक्टेड होंगे तो हीट तो सब में एक ही फ्लो होगी, क्या डिफर होगा इनका, इनमें पोटेंशियल डिफरेंस। आप चाहें तो उसको डिफरेंट एरिया का भी ले सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, लेट इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस के इक्विवेलेंट यहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस आ जाएगा। तो लेट इसका टेम्परेचर डिफरेंस d θ1 मान लिया, इस वाले पार्ट का हमने d θ2 मान लिया, इस पार्ट का हमने d θ3 मान लिया। तो अब लेट ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, तो इनके बीच का जो हमने नेट मान लिया वो dθ ले लिया। तो dθ इक्वल क्या आ जाएगा, d θ1 प्लस d θ2 प्लस d θ3। सिमिलरली जैसे हम यहाँ लेते थे, हम ये मानते थे कि लेट इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या हो गया V, तो हम क्या बनाते थे V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। तो सेम प्रोसेस हमने यहाँ रिपीट कर दी। अब इसमें आप लोग ले सकते हैं इसको K1 A1, इस टाइप से फॉर्मूला हमारा बन जाता है K1 A1, और इनके बीच का हमने क्या मान लिया, d θ1 ले लिया। तो इस तरह से हमारा ये कनेक्शन बन जाता है। अब इसमें कनेक्शन कैसे बनाएंगे, ये हम जो भी हमने इससे पहले फार्मूला निकाला था उस फार्मूले से इसको हम जोड़ लेंगे। कैसे, जैसे आप ये मान लीजिए कि d θ था, तो h तो सब में सेम हो गया, तो d θ के लिए फार्मूला क्या आएगा था, q इज जो q होता है वो होता है K A d θ बाई L इंटू टी। तो d θ का फार्मूला क्या बन गया, अब हम इसको अगर h की फॉर्म में निकालेंगे तो h होगा तो यहाँ t से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो d θ का फार्मूला क्या बना, h L बाई K, ठीक है। तो यहाँ के लिए क्या बन जाएगा, h सबके लिए सेम हो गया, लेंथ अलग अलग हुई तो HL1 अपॉन K1 A1, सिमिलरली HL2 अपॉन K2 A2, सिमिलरली HL3 अपॉन K3 A3। और ये मान लिया कि लेट, जैसे हम यहाँ मानते थे बाद में इन सब के इक्विवेलेंट एक रेजिस्टेंस मान लेते कि जो इन सब के बराबर पोटेंशियल डिफरेंस को अकेले ही प्रोड्यूस कर देगा। तो सेम मान लिया इनका इक्विवेलेंट, अगर हमने ये मान लिया जिसका एरिया A है और कोफिशिएंट K है, तो उस केस में एक ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको फॉर्मूले को सिंपल बनाने के लिए ये मानना पड़ेगा कि इनके एरियाज सेम है, ठीक है, जब आप इसका इक्विवेलेंट लेंगे। तो यहाँ पर भी हम लोग ये मान के चलेंगे कि जो इसका इक्विवेलेंट होगा इन तीनों के बराबर वो कुछ इस प्रकार से होगा कि उसकी लेंथ इन तीनों की लेंथ की इक्वल हो जाएगी, ठीक है। और इन दोनों पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, जो d θ हुआ। एरिया आपको सेम लेना पड़ेगा, और K आप ये मान लेंगे कि लेट इसका इक्विवेलेंट ये K आता है। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा,
एच, एल की जगह क्या आ जाएगा L1 प्लस L2 प्लस L3 डिवाइडेड बाई के। तो देखिए ये फॉर्मूला क्या बन गया, एच कैंसिल, ए भी कैंसिल। तो ये 2 के आप 3 के लिए भी बना सकते हैं, नॉर्मली आपकी बुक्स में 2 के लिए दिया रहता है। तो ये बन गया L1 प्लस L2 प्लस L3 डिवाइडेड बाई के, L1 बाई K1, L2 बाई K2 और L3 बाई K3। इसको अगर आप 2 के लिए बनाएंगे तो ये बन जाएगा L1 प्लस L2 बाई के, L1 बाई K1, L2 बाई K2, क्योंकि 2 का नॉर्मली आपके बुक्स में ये गिवन होता है। तो इसको आगे हम बनाएं तो क्या बन जाएगा, ये ऊपर सॉल्व करके हो जाता है, इसको यहाँ कर लें। तो L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाई के, K1 L2 प्लस K2 L1 डिवाइडेड बाई K1 K2। तो K इज इक्वल टू आ गया K1 K2 इंटू L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाई K1 L2 प्लस K2 L1। इसको और सिंप्लीफाई कर दें, अगर हम ये मान लें कि लेट L1 इज इक्वल टू L2, तो उस केस में फॉर्मूला क्या बन जाएगा, K1 K2 L1 प्लस L2 की जगह अगर हम इसको 2L1 मान लें तो ये बन जाता है K1 प्लस K2, L1 यहाँ से कॉमन आता है और ये कैंसिल। तो K इज इक्वल टू आ गया 2K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। तो इस तरह से आप इनका इक्विवेलेंट जो K है वो निकाल सकते हैं। और इसी तरह से अगर आप इसको रेजिस्टेंस के लिए निकालना चाहें तो हम उसको भी निकाल सकते हैं। तो बच्चों आपने देखा कि हमारा फॉर्मूला है और आज मैंने बिल्कुल आपको एक डिफरेंट तरीके से करना सिखाया है। नॉर्मली ये टेक्निक आपकी बुक्स में नहीं दी होती, इसके लिए आपको फिजिक्स के डिफरेंट टॉपिक्स को कनेक्ट करना आना चाहिए। अब हम इसके रेजिस्टेंस के लिए एक फार्मूला देखते हैं। तो अगर हम इसके रेजिस्टेंस के फार्मूले को देखें तो वो क्या आएगा, ऐसा करते हैं हम इसको अब 2 के लिए ही कर लेते हैं, जरा सिंप्लीफाई बना लेते हैं। हम ये मान लेते हैं कि लेट ये बी पॉइंट तक ही लेते हैं और ये हमने K1 L1 लिया था, इसको K2 L2 कर लेते हैं। और यहाँ भी अगर हम इसको 2 के लिए डिस्कस करें तो 2 में हमें क्लियर हो जाएगा कि V इज़ इक्वल टू V1 प्लस V2। तो हम इसको क्या लेते हैं, I R1 और I R2 और V इज इक्वल टू IR, कुछ इस तरह का बनता है। तो यहाँ पर भी देखिए सेम चीज़ होगी, जो इन दोनों के बीच का इक्विवेलेंट डी थीटा होगा वो क्या बन जाएगा, डी थीटा 1 प्लस डी थीटा 2। अब डी थीटा 1 को आप क्या लिख सकते हैं, आई की जगह कौन आ गया H और यहाँ पर RH1 कर दिया, यानी कि जो थर्मल हीट रेजिस्टेंस है उसका भी फर्स्ट वाले का मान लिया। चाहे तो उसको सिंपल R1 कर लें और ये बन जाएगा HR2, ये इनका इक्विवेलेंट HR। तो H कैंसिल, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2। बाकी आप चाहें तो इसके फॉर्मूले और भी ड्राइव कर सकते हैं। अब हम इसका एक पैरेलल कॉम्बिनेशन भी देख लेते हैं। तो बच्चों अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके पैरेलल कॉम्बिनेशन को डिस्कस करेंगे, क्योंकि उसमें काफ़ी टाइम लगेगा और हमारा ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके पैरेलल कॉम्बिनेशन को डिस्कस करेंगे।